नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सभी के जहन में एक ही सवाल कि बनेगी किसकी सरकार, क्योंकि सीटों का है भंडार। फिर चाहे आप असम की बात कर लीजिए, पुडुचेरी की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, केरलम या फिर पश्चिम बंगाल, जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार कांटे की टक्कर में किसे नफा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है। क्या एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं या फिर सारे कयास धराशायी हो जा रहे हैं। कहां बीजेपी आ रही है, कहां पर प्रतिद्वंदी सरकार बना रहे हैं। सभी के जहन में यह सवाल है, हेमंता की सरकार रिपीट होगी या दीदी वापस से सत्ता पा पाएंगी, क्योंकि जोर आजमाइश बहुत बड़ी थी और सवाल उससे भी बड़े हैं। तो इस बीच बड़ी अपडेट बताएंगे आपको। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस समय की ज्यादा जानकारी के साथ आपको साझा करेंगे। बड़ी खबर है, देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होगी वोटों की गिनती। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उससे पहले आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी और आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार राउंड द राउंड जब ये वोट खुलेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगाए गए हैं पूरे ही समय और सभी की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि आखिरकार सरकार किसकी बनने वाली है। और इस बीच असम में कुल 126 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे सामने आएंगे। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर नतीजे सामने आने वाले हैं। केरलम की बात करेंगे तो 140 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे सामने आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की बात करेंगे तो 30 सीटों पर नतीजे सामने आएंगे। ये रिजल्ट ब्रेकिंग है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती 8 बजे से होने वाली है, यानी कि 8 बजे वो समय है जब आपको नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे, रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। और पहला रुझान लमसम 8:30 से 9 बजे के बीच में आएगा, यानी कि जो राउंड खुलने शुरू होंगे उसी के बाद आपको पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों की बात करें तो चुनावी नतीजे यहां पर आने वाले हैं और जो टफ फाइट है वो असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। केरलम में 140 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे सामने आने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो पुडुचेरी में 30 सीटें जिसमें नतीजे सामने आने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती होने वाली है। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार नतीजे किस तरीके के आने वाले हैं, क्योंकि कई हजार प्रत्याशी जो है वो चुनावी रण में जान झोंकने का काम कर रहे थे। वो चुनावी मैदान में कह सकते हैं कि अपनी भाग्य की आजमाइश कर रहे थे। किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा, कौन सरकार में आएगा, कौन सत्ता में आएगा या फिर नहीं आएगा, ये सवाल सभी के जहन में बना हुआ है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार सरकार किसकी होगी। जी हां, सरकार किसकी होगी, ये सवाल सभी के जहन में लगातार बना हुआ है। सभी जानना चाहते हैं कि किसकी सरकार आने वाली है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर फाइट टफ है और अगर आप नगर निगमों, पंचायत चुनावों को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बीजेपी ने किस तरीके से वक्त दर वक्त अपने वोट परसेंटेज का इजाफा किया है। असम की बात करें तो असम में यह कहा जा रहा है कि हेमंता मुद्दों पर, ग्राउंड पर बहुत ज्यादा लड़े हैं और उसका असर नजर आएगा और उसका जो नतीजा नजर आएगा वो चुनावों में रिफ्लेक्ट होगा। और साथ में पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ममता दीदी लगातार लास्ट मोमेंट तक, मतगणना के पहले तक सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर रही। और एटलीस्ट ये भी आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल की एक सीट की बात करेंगे, फलदा, वहां पर रीपोलिंग होनी है, क्योंकि वहां के जो कह सकते हैं कि वोट पड़े हैं उसको लेकर के सामने आ रहा है कि वहां पर पूरे के पूरे इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया है। इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर आपके साथ साझा करेंगे। लगातार चुनावी राज्यों में बढ़त कौन बनाएगा, किसकी सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की बात करें, मध्य ग्राम विधानसभा क्षेत्र में रोड पर मिली हैं पर्चियां। नीलगंज, सुभाष नगर की गली में भी पर्चियां पड़ी मिली हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में वीवीपैट पर्चियां पड़ी मिली हैं। मध्य ग्राम विधानसभा क्षेत्र में रोड पर पर्चियां
पड़ी मिली हैं। नीलगंज सुभाष नगर की गली में भी पर्चियां पड़ी हुई मिली हैं। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, बड़ी खबर है ये। और सवाल सभी के जहन में यही है कि आखिरकार की किसकी सरकार बनने वाली है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान पहुंचेगा, ये सवाल सभी के जहन में है और सवाल आपके जहन में भी होगा। और देखिए जिस तरीके से मतगणना हो रही है, मतगणना का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सभी के जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिरकार कौन नफे में होगा, कौन नुकसान में होगा। क्योंकि देखिए पर्चियां, वीवीपैट की पर्चियां मिलनी शुरू हो गई हैं और वीवीपैट की पर्चियां जैसे जैसे मिलनी शुरू हो रही हैं, या यूं कहें कि जहां जहां से थोड़े से उत्पात की खबरें सामने आ रही हैं, सभी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि कहीं ये जो वोट हैं या ये जो उठापटक देखने को मिल रही है, कहीं ये हमारे हिस्से की तो नहीं है। सभी के जहन में ये सवाल बना हुआ है। उत्तर 24 परगना जो कि मोस्ट सेंसिटिव एरियाज में से एक माना जाता है। इसी तरीके से सुभाष नगर की बात करेंगे तो सुभाष नगर में भी वोटिंग के दौरान काफी कुछ देखने को मिला था। और भी अन्य क्षेत्रों की बात करेंगे, असम की अगर बात कर लीजिए तो सवाल वहां पर बना हुआ है कि आखिरकार सरकार किसकी आएगी, हेमंता की सरकार हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस की सरकार बन पाएगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि असम के अंदर कांग्रेस उतनी ज्यादा कोर से नहीं चुनाव लड़ी है। हालांकि पवन खेड़ा ने लास्ट तक कोशिश करी और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन खेड़ा ने अपना गेम बिगाड़ दिया, कांग्रेस का भी गेम बिगाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट तक में उनकी जो पूरी की पूरी याचिका है वो पहुंची, अग्रिम जमानत उनको मिली, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस के हिस्से की गहमा गहमी जरूर बनी रही है। तो ये गहमा गहमी जो कांग्रेस ने बनाए रखी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वहां पर कैंपेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा बयान दिए थे। और इस बार जो खास बात यह है वो क्या है कि मैनिफेस्टो सबके जो है वो बहुत ज्यादा हार्डकोर नजर आए हैं। सभी ने अपने वादों में रिफॉर्म किया है। और खास बात यह है, अगर पश्चिम बंगाल की आप बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी ममता दीदी 1500 रुपए तमाम महिलाओं को दे रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ने 3000 देने का वादा किया है। तो क्या जनता उससे प्रभावित हुई है? बीजेपी लगातार वहां पर धर्म की बात करती रही है, स्वच्छंदता की, धार्मिक स्वच्छंदता की बात करती रही है। तो क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि पिछले इलेक्शंस की अगर आप बात करेंगे 2021 की, तो 2021 में बीजेपी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन मेहनत का रिजल्ट आया था, वो अचानक से फाइट में आ गई। और जब फाइट में आई बीजेपी, जिसको कहा जा रहा था कि वो सरकार और सत्ता से कोसों दूर है, 2 फेज में इलेक्शन हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। पहला फेज निर्णायक था और जो पहला फेज निर्णायक होने के साथ साथ था, अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके के हालात बने, हमेशा बीजेपी को वहां पर बेनिफिट होता हुआ नजर आता है। लेकिन जो दूसरा फेज रहता है, उस दूसरे फेज में लगातार कह सकते हैं कि रेस देखने को मिलती है। चलिए, हमारे साथ में सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं असम से, पुडुचेरी से और अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं टीवी स्क्रीन पर। पुलकित, मैं आपके पास आऊंगी, किस तरीके की अपडेट आप साझा करें दर्शकों के साथ में? आज परिणाम आने वाले हैं, लेकिन यहाँ की अगर बात करेगा तमिलनाडु, तो यहाँ पर क्या है चुनावी रणनीति देखने को मिल रही, क्योंकि यहाँ पर डीएमके, टीके और भाजपा का जो गठबंधन है, ये तीनों कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। आपको जैसे बताया कि जो हमारे इन्होंने 2 जगह चुनाव लड़ा। 2024 में इन्होंने पहले अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद 2026 में 224 सीटों पर इन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। खासकर जो युवा वोटर थे उनको काफी रिझाया है, जनती के वोटों को काफी लुभाया है, उन्होंने काफी लुभाया है। और उन्होंने जहां जहां भी अपनी रैली की है वहां पर युवाओं का सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि तमिलनाडु में जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, 5% के करीब गया था, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो युवा है वो विजय के साथ खड़ा है। और इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव होने वाला है तमिलनाडु के अंदर। अब देखने वाली बात ये होगी कि विजय के एक गेम चेंजर की तरह साबित होते हैं कि लोगों का ये भी कहना है कि विजय ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत किया और लोगों को अपने साथ जोड़ा और लगातार रैलियां की,
उन्होंने जा जाकर के, तो वो कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी के लिए एक दुश्मन की तरीके साबित हो रहे हैं। उनके वोट काटेंगे और किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये तो अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन विजय की बात करूं, विजय कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर के रूप में साबित होने वाले हैं और सरकार बनाने में भी अहम भूमिका इनकी पार्टी निभाएगी। अब ये देखना होगा कि किस सीटों पर इनकी दावेदारी मजबूत है। आपको जैसे बताएं कि कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर पीवाईके काफी मजबूत है, क्योंकि उन्होंने वो भी किया है कि जहां जहां पर जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, तो वहां पर उनको अपनी पार्टी में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। ऐसे लोगों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा है और उनका रैली में ये सब चीजें देखने को मिली है कि आखिर तमिलनाडु के अंदर किस तरीके से उन्होंने अलग अलग जगहों पर जा करके लोगों को अपने साथ जोड़ा है। जब वोटर लिस्ट बन रही थी तो उसमें भी उन्होंने उनकी सक्रिय भूमिका देखने को मिली है और ऐसी कोई विधानसभा नहीं थी जहां पर वो खुद ना गए। हर विधानसभा में, अधिकतर विधानसभाओं में वो खुद घूमे हैं। तो अब की बार का जो चुनाव है, ये त्रिकोणीय चुनाव है यहाँ का, तो देखने वाली बात होगी, काफी दिलचस्प रिजल्ट आने वाला है। जी तो चलिए, हमारे साथ में आशीष भी जुड़े हुए हैं, असम की जानकारी आशीष साझा करेंगे हमारे साथ में। आशीष, असम में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार हिमंता सरकार रिटर्न होने वाली है, हैट्रिक लगाने वाली है, या फिर कांग्रेस टफ फाइट देती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, बयानबाजियों की बात की जाए, तो पवन खेड़ा से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक, आला कमान तक ग्राउंड पर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए। लेकिन राहुल गांधी ने वो मेहनत नहीं करी जो मेहनत जो है उनको करनी चाहिए थी, या यूं कहें कि जो आला कमान कांग्रेस का, उसने उतनी लेवल पर रैलियां नहीं करी। कई अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करूं आशीष, तो वो इस बीच ये भी कहते नजर आए कि असम में अगर कांग्रेस चाहती, मेहनत करती, तो नेक टू नेक फाइट हो सकती थी, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन वो फाइट नजर नहीं आई क्योंकि कांग्रेस ने हार्डकोर मेहनत नहीं की है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने जिस तरीके से कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए थी, उस तरीके से कांग्रेस की मेहनत वहां पर नहीं दिखी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो रैलियां रही, उन रैलियों में भी कोई ज्यादा उस तरीके का असर देखने को नहीं मिला। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने सिर्फ वहां पर 6 रैलियां करी हैं। इन 6 रैलियों में अगर देखा जाए तो इन 6 रैलियों का किसी भी तरीके का कोई बड़ा स्कोप नहीं देखने को मिला। जिस तरीके से रैलियों में दिखनी चाहिए थी, कि भीड़ दिखनी चाहिए थी या युवा दिखने चाहिए थे, तो इस तरीके की चीजें वहां पर नहीं दिखी। हालांकि आंकड़ों की अगर बात की जाए, सभी पार्टियों की बात की जाए, चाहे वो टीएमसी की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, तो सभी की जो रैलियां रही हैं वो एक बड़ी रैलियां देखने को मिली। बीजेपी की अगर हम इसमें से बात करते हैं तो बीजेपी की कुल टोटल अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की अकेले अगर देखी जाए तो प्रधानमंत्री की करीब 20 रैलियां थी। और वहीं अगर बात की जाए तो केंद्र गृह मंत्री की अगर बात की जाए तो केंद्र गृह मंत्री ने करीब 32 रैलियां की हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 12 से लेकर के 16 के आसपास की रैलियां की हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की मात्र 6 है। और टीएमसी की अगर बात की जाए तो टीएमसी की जो रैलियां, टीएमसी ने जो पद यात्रा की, जो रैलियां की, जो रोड शो किए, वो भी काफी बड़ी संख्या में किए। तो कांग्रेस ने अगर चाहती तो अपना वोट बैंक जो है कांग्रेस का, वो रैलियों के माध्यम से अपने पक्ष में कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने किसी भी तरीके की वहां पर रैलियां या बड़े रोड शो उस साइड से नहीं किए। तो हालांकि अब से कुछ ही देर में अगर देखा जाए तो कुछ ही देर में परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो भी एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़े कितने सही हैं और कितने सही हैं, ये अभी सबसे कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर में अगर देखा जाए तो जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बार के जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो पश्चिमी बंगाल की बात कर ले या पूरी विधानसभा की बात कर ले, यानी कि 294 सीटें हैं। 294 सीटों में अगर एक सीट हटा दी जाए जिसमें उपचुनाव होना है, क्योंकि 293 सीटें बचती हैं। 293 सीटों की अगर बात कर ली जाए तो 293 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव हुए, ये एक इतिहास में सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज भी काफी बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। करीब 92% से भी अधिक वोटिंग परसेंटेज हुआ है वहां पर।
तो इस आंकड़े से अगर देखा जाए और पीछे के आंकड़ों से देखा जाए, यानी कि 2011 के आंकड़ों से और अब तक के आंकड़ों में देखा जाए, तो काफी बड़ा एक वोटिंग परसेंटेज हुआ है। तो उससे जो एग्जिट पोल है, या फिर ये कहा जा सकता है जो राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी जीत होगी। बीजेपी भी एक तरफ कह रही है कि बीजेपी भी इस बार एक बड़ा जो काम करने जा रही है, कि इतिहास बनाने जा रही है। बिल्कुल आशीष, आपका रुख वापस से कर रही हूँ। अनिल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी। केरलम की अगर बात करें तो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में टफ फाइट नजर आ रही है। हालांकि जयललिता के जाने के बाद और तमाम चीजें, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु के अंदर जितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, उतना ही अगर केरल की बात करें तो वहां पर इलेक्शंस अलग हैं, क्योंकि हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य है वो, और वहां के मसले अलग हैं, मुद्दे अलग हैं, समस्याएं अलग हैं, और रैलियां भी अलग होती हैं, वहां की जनसभाएं अलग होती हैं, और जनता किस तरीके से रिलेट करती है, किसका कौन सा दाव फिट बैठेगा, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। जी 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 पूजा, केरल का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग है। और देखिए, केरल में परिवर्तन तो वहाँ परंपरा रही है, लेकिन परिवर्तन की जो परंपरा को पिछली बार जो है पिनराई विजयन ने तोड़ा था, और कांग्रेस वहाँ पे ये जो यूडीएफ है वो वहाँ पर सत्ता पे रिपीट हुई थी, एलडीएफ रिपीट हुई थी, और यूडीएफ इस बार फिर से जो है परिवर्तन के लिए पूरी ताकत लगा रही है। और एलडीएफ के लिए दिक्कत इस बार ये हुई है कि जो उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अच्युतानंद, वो चुनाव लड़ गए थे, फिर जो है दोनों के बीच रस्साकशी हुई पिनराई विजयन और उनके बीच में। और उसके अलावा जो छोटे छोटे जो दल थे उन्होंने भी सीटों पे अपनी दावेदारी ज्यादा की। तो एलडीएफ के साथ इस बार जो है एक तो करप्शन के चार्जेस लगे, दूसरा उनको इन हाउस जो है उनके अपने एलडीएफ फ्रंट में जो है, लेफ्ट फ्रंट में जो है उनको झेलना पड़ा विरोध, और आपस में अंतर्द्वंद होते रही। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ईसाई समाज का जो है इस बार बिखराव। ईसाई समाज वहाँ 18% करीब है, और ईसाई समाज के वोट एक साथ पड़ते हैं, एक वक्त पड़ते हैं। चर्च की भूमिका वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस चुनाव में चर्च की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही है। ईसाई मत भी जो है, मतदाता भी जो है बेहतर नजर आ रहे हैं, वो हर इलाके में अपनी पसंद से अपने हिसाब से वोट देने के लिए राजी हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो ऐसा लगता है कि फिर से एक बार जो है केरल में परिवर्तन की लहर को दिखा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये परंपरा वहां रही ही है परिवर्तन की, उसको तोड़ा जरूर था एलडीएफ ने, लेकिन एलडीएफ के लिए हैट्रिक लगाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि ये बहुत हाईली लिटरेट स्टेट है और बहुत डेंस पॉपुलेशन वाला स्टेट है। तो वहाँ दूसरे राज्यों की तरह जो है लहर एक दूसरे इलाके में पहुंचने में समय नहीं लगता। और जो केरल का मतदाता है इसने तो आज तक जो है अपनी जो मतदाता की जो जागरूकता का हमेशा प्रमाण दिया है, हमेशा वहां पर। अनिल जी, देखिए अगर केरलम की बात करें तो केरलम में यूडीएफ अगर अपना स्कोर हाई कर सकती थी तो वो एक मसला जो बहुत बड़ा था कि केरल को केरलम कर दिया जाए, लेकिन एलडीएफ ने रिसेंटली केंद्र सरकार को वो एक प्रस्ताव भेजा और उसको अपर हैंड उसमें मिलता है। इसका बेनिफिट भी इस इलेक्शन में उसके पास आया है। हालांकि ये बेनिफिट चाहती तो एलडीएफ के स्कोर बोर्ड में जा सकता था, लेकिन यूडीएफ ने उस मुद्दे को कैच किया है, एलडीएफ ने, माफ कीजिएगा। बिल्कुल आ रही हूं आपके पास। इस बीच देखिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर तमाम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। भवानीपुर में मतगणना केंद्र पर हंगामा हुआ है। काउंटिंग से आने पहले पुलिस से कहा सुनी। भवानीपुर से ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और शुभेंदु अधिकारी, दोनों के बीच टफ फाइट है। भवानीपुर से ममता बनर्जी उम्मीदवार है। मतगणना से आने पहले केंद्र पर हंगामा हुआ है। काउंटिंग से पहले पुलिस से कहा सुनी हुई है। भवानीपुर से ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। भवानीपुर में मतगणना केंद्र पर हंगामा हुआ है। काउंटिंग से पहले पुलिस से कहा सुनी। भवानीपुर से ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। भवानीपुर में मतगणना केंद्र पर हंगामा, काउंटिंग से एन पहले पुलिस से कहा सुनी हुई है। सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं और पश्चिम बंगाल ना हुआ, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो गया।
आपको ये ध्यान होगा कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, कैसे आप टीवी स्क्रीन पर एकदम टकटकी लगाए देख रहे होते हैं कि आखिरकार होने क्या वाला है, पास्ता किधर जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। तो सभी के जहन में नतीजे बस इसी बात को लेकर के बने हुए हैं कि आखिरकार नतीजा क्या आएगा। सभी के जहन में सवाल इसी बात को, माफ कीजिएगा, लेकर के बने हुए हैं। काउंटिंग से पहले पुलिस से कहा सुनी हुई है। भवानीपुर से ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और ममता बनर्जी के अगेंस्ट हैं शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर में मतगणना केंद्र पर हंगामा, काउंटिंग से पहले पुलिस से कहा सुनी हुई है। भवानीपुर से ममता बनर्जी उम्मीदवार है। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं भवानीपुर में मतगणना केंद्र पर हंगामा हुआ है। हमारे साथ सभी सहयोगी संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष का रुख करेंगे। आशीष, आपके पास आऊंगी। देखिए, ममता दीदी के लिए क्या मुश्किलें बड़ी हो जाएंगी। पिछले इलेक्शंस की बात की जाए आशीष, तो ममता बनर्जी की खुद की सीट जरूर फंस गई थी, लेकिन इलेक्शंस निकल गए थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि हो सकता है कि नेक टू नेक फाइट के सिनेरियो में ममता बनर्जी हो सकता है अपनी सीट निकालने, या फिर शुभेंदु अधिकारी उनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए। लेकिन उसके लिए भी हर एक मतगणना केंद्र और हर राउंड पे फाइट है। बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो हर राउंड पे फाइट है, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार के पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से वोटिंग हुई है, कि देखिए पश्चिम बंगाल में कई मुद्दे रहे हैं इस बार। एक सबसे पहले जो बिल्कुल आशीष, रोकेंगे आपको, क्या कुछ बयान आ रहे हैं इस बीच? ममता बनर्जी कह रहा है कि हाँ, आज दोपहर 12 बजे तक उनका है समय, उसके बाद हमारा समय है। अभिषेक बनर्जी बोल रहा है कि जैसे गुजराती गैंग आपका गणेश कुमार के साथ पूरा भारत की आ जाइए तो डायमंड हार्बर मॉडल की। देखिए, डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, ये तो देश देख रहा है ना। एक ही विधानसभा में जो पोलिंग हो रहा है वो डायमंड हार्बर में फलता है। 8 लाख वोट से जीतते थे। आज महिलाएं बाहर आके बोल रही कि हमें 15 साल से वोट देना नहीं दिया है। एक दिन पहले उनका वोटिंग कार्ड छीन लिया जाता था। आज वही लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और लोग भरपूर वोटिंग करेंगे। क्या लग रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्वक। जिन लोगों ने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ चुनाव के समय, आज भी सफल नहीं हो पाएंगे। सुबह से हमारे यहाँ खड़गपुर में वार्ड में जाके पुलिस और ये पेट्रोलिंग कर रही है। मुझे लगता है कि सारा मालूम है पिछले 3-4 इलेक्शन का कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन ऑफिसर का रोल क्या था, किस जगह में गड़बड़ होता है, सब उनके पास रिकॉर्ड है। उसी आधार पर उन्हें ये सारी व्यवस्था की है। अब देख लीजिए, अच्छा से शांतिपूर्वक चुनाव हो जाएगा, ये सब घर घुस जाएंगे। नहीं, वहाँ कुछ घटना हुआ है जिसको लेकर रिपरकशन हो रहा है, चुनाव कमीशन देख रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ और लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। शांति से काम लेना चाहिए। टीएमसी के 5 आदमी नहीं निकलेगा। अभी सारे लोग अंदर जाने के बाद आधा घंटा के बाद उनका काउंटिंग एजेंट अकेले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि घर से बुला बुला के लोगों को ला रहे हैं, कोई जाने वाले नहीं है अंदर, क्योंकि 2 घंटा के बाद तो पता ही चल जाएगा। पूरा पिछले 2-3 साल से देखिए, पूरा देश में जहां भी चुनाव हो रहा है बीजेपी जीत रही है। अभी 5 स्टेट में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा होगा, और बाकी जो पार्टी धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ थे, इनकी स्थिति इन्हीं की जैसी होगी। तो ये देखिए, आपने सुना होगा किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार तो हमारी बनने जा रही है। आशीष, ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है? फाइट असल में नेक टू नेक है, लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी ने पूरे 5 साल ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। बिल्कुल, देखिए, ये कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने एक ग्राउंड लेवल पर काम किया, बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, उनकी एक मेहनत है वहां पर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जनसभाएं करी, अमित शाह की अगर बात कर लीजिए तो अमित शाह की 32 जनसभाएं वहां पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करीब 12 जनसभाएं वहां पर है। तो ये एक बीजेपी की मेहनत है वहां पर जो देखने को मिल रही है। बीजेपी के जो तमाम जो कैंडिडेट हैं, उनके अंदर पूरा एक विश्वास है कि इस बार
पश्चिमी बंगाल में एक बड़े स्तर पे बदलाव देखने को मिलेगा। 3 बार से अगर देखा जाए तो टीएमसी की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, वो 3 बार की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो इस बार काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, करीब 92% से ऊपर का वोटिंग परसेंटेज है। इस बार अगर देखा जाए तो एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो था कि एसआईआर का जो मुद्दा था, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। कई ऐसे जो मुद्दे देखने को मिले हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से जो महिलाओं को स्कीम दी थी कि 1500 रुपए उनके पर मंथ अकाउंट में आएंगे, ऐसे में बीजेपी ने उसको 3000 कर दिया। तो कई ऐसे जो मुद्दे हैं जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है, और इस बार सबसे अधिक अगर आशीष यहाँ पर ममता दीदी की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, दोनों ही इस बात को समझते हैं कि महिलाएं ही गेम चेंजर हैं, और महिलाएं फिर चाहे वो मुस्लिम वर्ग की हो या हिंदू वर्ग की हो या फिर किसी भी वर्ग की हो, महिलाएं गेम चेंजर हैं, ये बात डिकोड हो चुकी है। चलिए दिनेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पिंडुचेरी के लिए अहम जानकारी वो साझा करेंगे। पिंडुचेरी की कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है दिनेश, और तमाम जानकारी साझा कीजिए, किसकी सरकार किस तरह की उठापटक होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी का भी समीकरण अपने आप में, हालांकि एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में सीधे सीधे बीजेपी जो एआईएनआरसी के बैनर मतलब तहत है, एआईएनआरसी के साथ चुनाव लड़ रही है, उसको 16 सीट दिला करके 16 से 19 सीट दिला करके यहाँ पर पूर्ण बहुमत की तरफ बीजेपी को नजर करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एआईएनआरसी जो है पिछली बार 2021 के चुनाव में एन रंगास्वामी के बदौलत जो है, रंगास्वामी के बैनर तले जो है बीजेपी ने वहां पर एक बार मोर्चा कांग्रेस को शिकस्त दी थी कांग्रेस के, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस डीएमके के साथ वी वैष्णलिंगम को अपना नेतृत्वकर्ता मान करके लड़ाई लड़ रही है। तो कुल मिलाकर के पांडिचेरी की बात करें तो वी वैष्णलिंगम और एन रंगास्वामी के बीच जो है कांग्रेस और बीजेपी लड़ती हुई नजर आ रही है। कुल यहाँ पर 30 विधानसभा सीटें हैं। आपको बता दें 30 विधानसभा सीटों में तो सबसे जो महत्वपूर्ण लड़ाई है यहाँ पे खट्टान चटोई की लड़ाई है, जहाँ पर बी जो है एन रंगास्वामी के साथ साथ बी वैष्णलिंगम जो है एक आमने सामने है। तो कुल मिलाकर के यहाँ के खट्टान चढ़ाई की जो लड़ाई है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। और अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल इस बार भी बीजेपी यानी ये एआईएनआरसी के साथ जो चुनाव लड़ रही है इसको पूर्ण बहुमत में करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी अपनी स्थिति यहाँ मजबूत करने के लिए हर एक संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी 1-2 घंटे बाद स्थिति यहाँ कुछ 30 सीटें आपको बता दें और करीब 10 लाख मतदाता हैं, तो बहुत जल्दी, ज्यादा नहीं, 12 के बीच जो है यहाँ की स्थिति पांडिचेरी क्लियर हो जाएगी। दक्षिण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस एक तरफ जहाँ अपनी स्थिति दक्षिण में मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही, वहीं बीजेपी अपनी स्थिति दक्षिण में और बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। तो पांडिचेरी का रिजल्ट भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए खास मायने वाला रखने वाला है। आपको बता दें कि आ रही हूँ दिनेश आपके पास, पांडिचेरी का रिजल्ट जो है वो अपने आप में बहुत कुछ डिसाइड करेगा, क्योंकि पांडिचेरी के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं, जनजातीय मुद्दों पर आधारित चुनाव होते हैं। और ऐसे में चलिए पुलकित का रुख करूंगी, पुलकित मैं आपके पास आ रही हूँ। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के इलेक्शंस भी अलग हैं, और क्या ये मान लिया जाए कि अब बीजेपी के लिए कुछ हद तक दक्षिण द्वार खुलने शुरू हो गए हैं? क्या वोटिंग परसेंटेज की यहां पर बात करूंगी, तमिलनाडु में वोटिंग परसेंटेज का बीजेपी का इजाफा होता हुआ नजर आएगा? हालांकि उस लेवल पर मुख्य भूमिका में नहीं है, क्योंकि जयललिता के जाने के बाद से कह सकते हैं कि बीजेपी की अलाइन पार्टियां उस लेवल पर हाई नहीं रही हैं, उनको काफी ज्यादा लो स्कोर का सामना बीते कई लंबे समय से करना पड़ा है। देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज की आप बात कर रही हैं वो 85 के करीब वोटिंग परसेंटेज यहाँ का रहा है, तो कहीं ना कहीं युवाओं में उत्साह देखने को मिला है। जो युवा है वो एक गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकते हैं। उनको ये जाहिर हो रहा है कि जहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उससे बदलाव की लहर जरूर देखने को मिलेगी।
और आपको बताएं कि यहाँ पर जो बीजेपी ने जिस तरीके से रैलियां की हैं लगातार, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आकर के उन्होंने कई राज्यों में रैलियां की हैं, कई जगहों पर रैलियां की हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के रैलियां की हैं, लोगों को उत्साहित किया है वोट डालने के लिए। और रैली के दौरान जो भीड़ देखने को मिली है ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत की स्थिति में आ रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो वहां पर बने रहे, तमिलनाडु के हर विधानसभाओं में घूमे हैं, अलग अलग जगहों पर घूमे हैं, क्षेत्रवार भी घूमे हैं, लोगों के साथ बैठकें की है, अलग अलग जगह पर जाकर के रणनीति तैयार की है। तो लग रहा है कि इस बार कुछ अलग लहर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी तब भी जो जिस तरीके से लोग खुद के बाहर भीड़ देखने को मिली और कई जगहों पर छुटपुट झड़पें हुई, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं देखने को मिला है। वोटिंग परसेंटेज जब आया सामने तो सभी को लगा कि इस बार तमिलनाडु में एक बड़ा बदलाव होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्या उसी तरीके से बदलाव का भी यहाँ पर आएगा, बदलाव भी देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर जिन चीजों पर लड़ाई आ रही है बेहद खास है, बेहद अहम है। मतगणना केंद्र के ताले खुलने लगे हैं, सील काट दी गई है और अब उस घड़ी का इंतजार खत्म हो रहा है जिसका इंतजार सभी को था कि आखिरकार मत पेटी से क्या निकलेगा, या यूं समझिए कि ईवीएम से क्या निकलेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए मतगणना केंद्र, या यूं कह सकते हैं कि तमाम जो स्ट्रांग रूम्स हैं वो खुल रहे हैं। स्ट्रांग रूम्स के खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मतगणना केंद्रों पर स्ट्रांग रूम के खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ईवीएम मशीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये तमिलनाडु की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अटायर से आप समझ पाएंगे तमिलनाडु के मतगणना केंद्र की ओपनिंग की ये तस्वीर है, या यूं कहिए कि स्ट्रांग रूम के खोले जाने की ये तस्वीर है। सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी, वोटिंग परसेंटेज में इजाफा किसका होगा और किसके सिर सजेगा ताज, किसे अर्श मिलेगा, किसे फर्श मिलेगा। अनिल पुसदकर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख में कर लेती हूँ। केरलम के बारे में आपसे बातचीत करेंगे अनिल जी। देखिए, एक तरफ जो स्ट्रांग रूम्स हैं वो खोले जा रहे हैं, अब इसी के साथ में ईवीएम बाहर आएगी और वो तस्वीरें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी राउंड दर राउंड की, आखिरकार कि किस तरीके की तस्वीर होने वाली है वो स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। मैं आपके पास आपका रुख कर रही हूँ। बड़ी अपडेट आसनसोल से, ये बड़ी खबर है। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल का बयान सामने आया है, सुनामी आने वाली है। बंगाल की जनता ने 92% वोट देकर सुनामी बुलाई है। तो देखिए, जनता का एक रुख है, जनता जब फैसला करती है तो आर पार करती है, हर बार करती है, बार बार करती है और आर पार करती है। बंगाल की जनता ने 92% वोटिंग के साथ सुनामी बुलाई है। अग्निमित्रा पॉल का बयान सामने आ रहा है, सुनामी आने वाली है। जनता के जनाधार की सुनामी आने वाली है। क्या कुछ कहा है अग्निमित्रा पॉल ने, सुनिए। छोड़ नहीं, सुनामी आएगा। बंगाल के लोग 92% वोट देकर सुनामी बुलवाया है और इसके सामने कुछ भी बड़ा नेता या नेत्री हो, तिनका के तरह हवा में उड़ जाएगी। सुनामी आएगा, छोड़ नहीं, सुनामी आएगा। बंगाल के लोग 92% वोट देकर सुनामी बुलवाया है और इसके सामने कुछ भी बड़ा नेता या नेत्री हो, तिनका के तरह हवा में उड़ जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार सवाल आपके जहन में एक ही बना होगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। सभी के जहन में एक ही सवाल है, हम आपको तेज जानकारी साझा कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी साझा कर रहे हैं। मतगणना केंद्र में राउंड दर राउंड कैसी होगी तस्वीर, किसकी बनेगी सरकार, किसे मिलेगा अर्श, किसे मिलेगा फर्श, क्या सरकार हैट्रिक लगाएगी या फिर नस्ते नाबूद हो जाएगी, बिखर जाएगी, सभी सवाल